हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, हमने सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा तीसरा चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके बच्चों, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों कि ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लियर, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर बच्चों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं और बोर्ड एग्जाम में तो इस चैप्टर से कंपलसरी क्वेश्चन निकलता है। सीबीएसई बोर्ड में कंपलसरी क्वेश्चन है, वो निकलता ही निकलता है यहाँ से। ओके बच्चों, न्यूमेरिकल्स तो आने ही आने हैं यहाँ से। तो बहुत अच्छे से और बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है ये, बहुत मजा आएगा आपको ये चैप्टर पढ़ने में, बहुत अच्छे से समझिएगा इस चैप्टर को। क्लियर बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर करा दूं कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कराने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट कराना चाहता हूँ। कुछ बेसिक चीजें अगर आपकी समझ में आ गई तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों, बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक मैं अब समझाने जा रहा हूँ आपको, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर में मैं बेसिक ही आपको कराऊंगा इस चैप्टर में, और इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कराने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको कराना चाहता हूँ। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है रिडॉक्स, सबको याद होगा, पढ़ा होगा सबने। तो रिडॉक्स का बच्चों यहाँ बहुत बड़े लेवल पे यूज होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। अगर आपका रिडॉक्स क्लियर है तो आप समझ लो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लियर है। अगर आपका रिडॉक्स में प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम आएगी, ये कंफर्म है बच्चों। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा रिडॉक्स के बारे में कराना चाहता हूँ जिससे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में रिडॉक्स होता क्या है। रिडॉक्स क्या होता है ये रिडॉक्स? तो रिडॉक्स हम किस चीज को बोलते हैं रिडॉक्स? तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है कि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर बच्चों, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिडॉक्स। उसी को तो रिडॉक्स बोलते हैं, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हों उसी को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। अब बात आती है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है बच्चों। क्लियर? तो देखो यहाँ पे इसी चीज को तो हमें समझना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है बच्चों कि रिडॉक्स का मतलब क्या मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या बताया बच्चों? रिडक्शन। ये दो चीजें, तो यही तो हमें समझनी है बच्चों, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। क्लियर बच्चों? अब देखो ये ऑक्सीडेशन जो टर्म निकल के आया, ये कहां से कैसे निकल के आया होगा ऑक्सीडेशन? मैं आपको एक चीज बता दूं, आज से काफी टाइम पहले मेटल की पहले बहुत जरूरत होती थी, लोग मेटल का बहुत यूज करते थे। और मेटल आपको पता है अर्थ क्रस्ट में मिलती है। तो अर्थ क्रस्ट में क्या होता है कि जो मेटल होती है वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है। क्लियर बच्चों? बहुत जल्दी क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है। तो वहां पे लोगों ने क्या सोचा, पहले किसी बंदे ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई, जो सबसे पहली डेफिनेशन दी थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नाम क्यों दिया गया इसको? कि मेटल क्या होती है, अर्थ क्रस्ट में मिलती है और मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है। तो ऑक्सीजन जब मेटल के साथ कंबाइंड होती है, ठीक है, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ रही है ना, इसीलिए उसको क्या नाम दिया उन्होंने? ऑक्सीडेशन। तो देखो डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है? ऐड ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? देखो पहली डेफिनेशन यहाँ पे क्या बन गई? ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन का मतलब क्या बन जाएगा बच्चों? रिडक्शन का मतलब बन जाएगा रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, यही तो बन जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? ऐड ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत छोटी छोटी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐड ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता क्या है? जैसे अगर मान के चलो एल्युमिनियम मेटल है और इसका आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया तो ये Al2O3 बना लेगा। ठीक है बच्चों, Al2O3 बना लेगा, मतलब यहाँ पे 4Al कर लो और यहाँ पे आप कर लो 3 और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो उसने क्या बना लिया? Al2O3 बना लिया। उसकी तरह ही अगर चाहो तो इसको आप रिमूव ऑफ ऑक्सीजन कर लो। तो अगर आपने जो Al2O3 लिया है, इसका अगर आपने कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया,
ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे CO2 गैस बन जाएगी और एल्युमिनियम बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ जुड़ रही है, तो यहाँ पे ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो Al2 वही कंपाउंड मैंने लिया Al2O3, अगर इसका कार्बन के साथ रिएक्ट कराया तो ये CO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल गया यहाँ से ऑक्सीजन को लेके, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, एल्युमिनियम बचा, क्योंकि ऑक्सीजन तो इधर चला गया। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसलिए इसको क्या बोला हमने, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ, ऐड ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसको क्या बोला, ऑक्सीडेशन। ये पहली डेफिनेशन कंप्लीट होगी बच्चों, क्लियर। उसी तरह देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं यहाँ पे कि रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे फिर क्या हो जाएगा, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या हो रहा है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऐड ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, ये टर्म कैसे पता चला होगा कि रिमूव ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। तो इसका मतलब समझो, जैसे किसी बंदे ने मान लो मीथेन लिया और इसका रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन के साथ, CH4 मीथेन। रिएक्शन क्या मतलब, मीथेन को बर्न कर दिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब मीथेन को बर्न किया, अब कोई चीज बर्न हो रही है तो क्या करेगी, CO2 रिलीज करेगी यहाँ से। तो देखो CO2 यहाँ से निकल रहा है, क्लियर बच्चों, CO2 यहाँ से निकल रहा है। अब देखो समझो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, CO2 यहाँ पे निकल गया, प्लस क्या बन गया यहाँ पे, वाटर, ये हो गया। अब देखो समझो इस चीज को, ये तो बैलेंस कर लेना। अब समझो ये कार्बन है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कार्बन है और इसके साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, कंसेप्ट वही निकल के आएगा। ये कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐड ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और ऐड ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोल रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि रिमूव ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, क्लियर। ये तो सब कहते हैं कि रिमूव ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, बट क्यों, उसका मतलब समझो। ये CO2, तो मतलब ये जो कार्बन है इससे क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ऐड ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ, और ऐड ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो जुड़ गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हो गया ना, हाइड्रोजन तो हट गया ना इस कार्बन से। देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हाइड्रोजन हट गया, तो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ही तो हुआ बच्चों। अब दूसरी चीज, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। ऐड ऑफ हाइड्रोजन तो बहुत सिंपल है, आप कोई भी हेलोजनेशन देख लो, या देख, जैसे मान चलो ये है CH, ठीक है, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। अब इसका रिएक्शन आप पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से करवा दो, तो देखो एक और एक, दो कार्बन, और दो 4 हाइड्रोजन, तो C2H4 इथीन बन रहा है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ गए तो क्या बन जाएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, यानी C2H6। तो ऐड ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। जहां भी हाइड्रोजन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब देखो 2 डेफिनेशन हो गई, ये 2 डेफिनेशन होगी बच्चों। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो डेफिनेशन है ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इनका यूज नहीं होने वाला। हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें इसका यूज नहीं होने वाला बच्चों। अब उसका इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के केस में कौन सी डेफिनेशन का यूज होने वाला है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। वो बहुत ब्रॉड लेवल की डेफिनेशन है बच्चों, और उनको बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे डेफिनेशन की तरफ चलता हूं। ले लिया, वेरी गुड बच्चों। अब देखो इसको मैं रफ करता हूं। अब मैं आपको यहाँ पे 2 डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, ऐड ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ऐड ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। क्लियर बच्चों। अब देखो यहां पे समझो तीसरी एंड, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूं बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो यहाँ पे यूज होने वाली है। ये बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़नी है। अभी तक जो मैंने 2 डेफिनेशन आपको कराई हैं वो डेफिनेशन ऐसी हैं कि वो बहुत पहले दी गई थी, और वो सम केसेस, बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जहां पे वो डेफिनेशन काम नहीं करती, वो फेल हो जाती हैं। क्लियर बच्चों। लेकिन अब मैं जो डेफिनेशन आपको ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की जो बताने जा रहा हूं, वो 2 डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होने वाली है बच्चों। क्लियर। तो देखो तीसरी डेफिनेशन कौन सी है, तीसरी मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, मैं इतना प्रेशराइज करके बोल रहा हूं, आप समझ सकते हो। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
जहां भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो समझ लो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये सोडियम है, अब सोडियम क्या करता है Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ये जो देखो ये सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, इसका मतलब इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये बात याद रखना बच्चों, जहां भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है वहां पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर बच्चों। और उसी के रेस्पेक्ट में अगर हम रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड ऑफ, लूज है तो गेन कर लो या ऐड भी कर लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हम हाफ Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो एक कन्वर्ट हो जाएगी Cl नेगेटिव में, ये तो हो जाएगा बच्चों। तो देखो जहां भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, जहां भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो वहां पे होगा आपका ऑक्सीडेशन, और जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो वहां पे होगा रिडक्शन। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बच्चों। जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वहां पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है वहां पे हमेशा क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। क्लियर। ये दो ये डेफिनेशन हो गई। अब देखो फोर्थ डेफिनेशन कि इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कहीं भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हो रहा हो तब भी वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसी के रेस्पेक्ट में डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही हो, ठीक बच्चों, डिक्रीज, ये कम हो रही हो तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन, और जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही हो, इंक्रीज यानी बढ़ रही हो, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये दो डेफिनेशन आपको ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझनी है तो। क्लियर बच्चों। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अब यही तो सोच रहे होंगे बच्चों आप कि ये तो समझ आ गया, लेकिन सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। तो देखो समझो, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज ऑन एटम। एटम के ऊपर जो भी चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बच्चों। क्लियर। एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम पे कितना चार्ज देखो यहाँ पे आ रहा है Na पॉजिटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 1। Mg पे कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 2। एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 3। जो एटम के ऊपर चार्ज होगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्लियर बच्चों, समझ में आ रही है बात। अब देखो यहाँ पे +1 +2 और ये +3, प्लस में रखेंगे हम इसको, और वहीं पे अगर देखो Cl नेगेटिव तो इसकी कितनी होगी, -1। वहीं पे देखो O2 की देखो तो कितनी होगी, O2 Cl -1। अब जैसे ऑक्सीजन पे O पे कितना होता है, 2 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी, -2। यानी एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी अभी मान लो यही Mg है, ये +2 से +3 में चला जाए, तो मतलब क्या होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, बढ़ गई। अगर ये एल्युमिनियम +3 से +2 में आ जाए तो वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, वहां पे रिडक्शन होगा। क्लियर बच्चों। तो यही तो है इस पॉइंट का मतलब, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो क्या होगा, वहां पे रिडक्शन होगा। क्लियर बच्चों। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, चार्ज ऑन एटम। एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्लियर बच्चों। तो ये आपका बेसिक था कि रिडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। ओके। अब एक छोटा सा और बेसिक है, मैं उसको बताता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। अब इसको रफ करते हैं। अब अगला जो बेसिक है हमारा, हम उसकी तरफ चलते हैं। देखो एक दो पॉइंट होते हैं, एक होता है कैथोड
और एक होता है एनोड। ये आप 9th क्लास से सुनते आ रहे होंगे कि कैथोड और एनोड। एक्चुअल में अभी कैथोड का नाम लिया जाता है तो आपके माइंड में इमेज आती है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कैथोड होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनोड होता है। यही तो आती है माइंड में इमेज सीधी। अगर मैं आपसे पूछूं कैथोड क्या है तो आप सीधे कहोगे जिस पे माइनस चार्ज है वो कैथोड हो गया, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो एनोड हो गया। लेकिन नहीं बच्चों, ये डेफिनेशन गलत हो जाती है कैथोड और एनोड की, क्योंकि अभी हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे, गैल्वानिक सेल पढ़ेंगे, तो आप खुद देखोगे कि ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। जहां आपको नेगेटिव लग रहा है वहां पॉजिटिव आ जाएगा, जहां पॉजिटिव लग रहा है वहां नेगेटिव आ जाएगा। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, गैल्वानिक सेल पढ़ेंगे, उसमें ये सब डेफिनेशन चेंज हो जाती हैं। तो कभी भी आप कैथोड को, और स्पेशली फॉर दिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, तो आप बिल्कुल दिमाग से ये हटा दो कि सिर्फ नेगेटिव को हम कैथोड कहेंगे या पॉजिटिव को एनोड कहेंगे। चार्ज के बेसिस पे डिफाइन मत करो कैथोड और एनोड को। खासकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो ये दिमाग से निकाल दो कि नेगेटिव है तो वो कैथोड होगा या पॉजिटिव है तो वो एनोड होगा। ये दिमाग से निकाल दो बिल्कुल। क्यों? अब देखो इस चैप्टर के लिए एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, कैथोड हम किसको कहेंगे और एनोड किसको कहेंगे, ये चीज समझो। कैथोड कौन सी चीज को हम कैथोड कहेंगे? हमें चार्ज से मतलब नहीं होता बच्चों, चार्ज या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डजंट मैटर, बट कैथोड वो चीज होती है वेयर रिडक्शन अकर, यानी कोई भी पोल हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हमें चार्ज से कोई मतलब नहीं है। कैथोड वो चीज होगी जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा। कोई भी पोल है, वो चार्ज क्या है उसके ऊपर डजंट मैटर, बट अगर उस पर रिडक्शन हो रहा है तो वो कैथोड होगी। बस आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, रिडक्शन होगा वो चीज क्या होगी, कैथोड। और उसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें एनोड की, एनोड क्या होगा, तो एनोड क्या हो जाएगा बच्चों, वेयर ऑक्सीडेशन अकर, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वो चीज क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, एनोड। इन दो वर्ड से आपको समझना है, चार्ज क्या आ रहा है उससे नहीं समझना। मैं यही देखता हूं बच्चे ये गलती करते हैं। अगर मैं पूछता हूं कि एनोड क्या होती है तो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल। अगर मैं पूछता हूं कैथोड क्या होती है कि नेगेटिव चार्ज टर्मिनल। तो बच्चों नेगेटिव और कैथोड का मतलब नहीं है, क्योंकि आप इस चैप्टर के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ोगे तो कैथोड आपको नेगेटिव मिलेगी, लेकिन जब आप गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे तो कैथोड आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो डेफिनेशन तो गलत हो गई ना बच्चों वहां पे। तो इस चार्ज के बेसिस पे आपको डेफिनेशन नहीं याद करनी है। एक्चुअल में कैथोड क्या होती है जहां पर रिडक्शन होता है, और एनोड क्या होती है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। कोई भी पोल हो जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होगा, और जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो चीज कैथोड होगी। क्लियर बच्चों? तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि आप ये डेफिनेशन आप भूल जाओ, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत लोअर क्लास में यूज होती हैं। अब आप 12th में आ गए हो, हायर स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेशन भी आपको थोड़ी हायर पता होनी चाहिए, और वो यही आपकी यूज होने वाली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। क्लियर बच्चों? तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, चलो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है बच्चों। तो अगर इसकी हमें डेफिनेशन देनी है तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the relationship between electrical energy and chemical energy। क्लियर बच्चों? ये हम ओवरऑल कहें तो हम कह सकते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, देखो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। यानी दो तरह की एनर्जी हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। इन दोनों के रिलेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इनके रिलेशन के बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर बच्चों? तो देखो डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि ये कुछ नहीं है, एक रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में।
ठीक बच्चों, ये हम अगर हमको बहुत सिंपलेस्ट वर्ड्स में हमें डिफाइन करनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हम कह सकते हैं सिंपली इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। बस वही क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके बच्चों, अब देखो यहां पे समझो, अब यहां पे टर्म कौन से यूज होने वाले हैं। देखो अब इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। अगर आप पहली चीज कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो किस में बच्चों, केमिकल एनर्जी में। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो किस में, केमिकल एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ये किसके थ्रू करोगे बच्चों, ये आप करोगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू। यहां पे क्या यूज करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये बात याद रखना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो उस सेल को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अगर दूसरा पॉइंट कि हमें क्या करना है यहां पे कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करनी है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई ये भी तो हो सकता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखो अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस सेल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सारा, अभी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। और अगर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए यूज करोगे आप गैल्वेनिक सेल। उसके लिए क्या यूज करोगे, गैल्वेनिक सेल। क्लियर बच्चों। और अगर मान लो इलेक्ट्रोलिटिक डिवाइस सिर्फ एक काम करेगी, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी केमिकल एनर्जी के अंदर। बस सिर्फ जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करनी है तो हम एक डिवाइस यूज करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अगर हमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो हम डिवाइस यूज करेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सिर्फ केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा करना हो कि एक ही डिवाइस के अंदर ये दोनों कन्वर्जन होते रहे, यानी इलेक्ट्रिकल केमिकल में भी कन्वर्ट हो जाए और केमिकल इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट हो जाए एक ही डिवाइस के अंदर। अभी तो हम दो अलग अलग डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में करनी है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और अगर केमिकल इलेक्ट्रिकल में करनी है तो गैल्वेनिक सेल। लेकिन ऐसी कोई डिवाइस हो जिसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल का कन्वर्जन एक ही सेल के अंदर हो जाए। तो देखो यहां पे समझो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है, प्लस केमिकल एनर्जी, ये दोनों एक साथ करनी है, उसको बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक ऐसी डिवाइस होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक ही डिवाइस के अंदर होती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसलिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके बच्चों, चलो इसको रफ करते हैं। अब देखो इस चैप्टर में एक्चुअली में पढ़ना क्या है ये समझो, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर हमें, किस किस पे स्टैंड कर रही है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको कि कौन कौन से पॉइंट पे स्टैंड कर रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एक्चुअल में देखो एक तो आपको पढ़ना है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा पढ़ना है आपको यहाँ पे गैल्वेनिक सेल, जो डिवाइस के बारे में अभी बताया। और तीसरा हमें यहाँ पे पढ़ना है पॉइंट कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ये 3 पॉइंट हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल और तीसरा कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ये 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद एक छोटा सा टर्म और बताता हूं, उसके बाद हमारा मेन टॉपिक बन जाएगा ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो एक और चीज पढ़ लो, एक छोटा सा टॉपिक और है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ये और समझ लो, क्योंकि ये भी बहुत यूज होने वाला है। ये तो पूरी केमिस्ट्री में, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरी में यूज होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये चीज समझिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि सबस्टांस विच पासेस इलेक्ट्रिसिटी
सबस्टांस विच पासेज इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस, मोल्टेन और फ्यूज्ड स्टेट। यानी कोई भी सबस्टांस जो एक्वस स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में या फिर फ्यूज्ड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर बच्चों? जैसे आपने 10th क्लास में सेकंड चैप्टर है जो एसिड बेस सॉल्ट, उसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि वाई NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। यानी जो नमक होता है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, वो एक्वस स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है बट सॉलिड स्टेट में नहीं करता। क्यों? ठीक, तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन या एक्वस स्टेट में कंडक्ट कर रहा है तो वो क्या बन गया? इलेक्ट्रोलाइट बन गया। कैसे समझो बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर आपने पानी भर दिया यहाँ पे। क्लियर बच्चों? और इसमें आपने NaCl को डाला, तो जैसे इसमें NaCl डाला तो ये NaCl क्या होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। अब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी बच्चों। तो ये जो इसके अंदर जो NaCl पड़ा है ये कैसे काम करेगा? ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा बच्चों, एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब चाहे आप इसमें KOH डाल दीजिए, NaOH डाल दीजिए, HCl डाल दीजिए, ये सब क्या है? H2SO4 डाल दीजिए, ये सब क्या है? ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, क्योंकि ये एक्वस स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जो एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट। यानी दो सबस्टांस विच पास इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस, मोल्टेन और फ्यूज्ड स्टेट, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट कितने तरह के होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट बच्चों दो तरह के होते हैं। यानी एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे कैसे हैं? जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और एक होते हैं बच्चे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। जैसे मान लो यहाँ पे हम ले सकते हो NH4OH या CH3COOH। अब जैसे NH4OH को डिसोसिएट करोगे तो क्या होगा बच्चों? NH4+OH नेगेटिव में, तो ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ, तो ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट हो गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। उसी तरह CH3COOH को देखो तो CH3COO+H पॉजिटिव और ये क्या होगा? नेगेटिव। तो ये भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ, तो ये कैसे हो गए? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गए। तो इलेक्ट्रोलाइट कितने तरह के होते हैं? दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर बच्चों? तो ये भी टर्म आपका क्लियर हो गया। अब बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, वेरी गुड। अब हमारा जो मेन टॉपिक है बच्चों, जो हमारा स्टार्ट होगा अगला टॉपिक, मेन टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। ये आपका पूरा बेसिक क्लियर हो गया। इसमें मैंने आपको रेडॉक्स करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, रिडक्शन करा दिया, कैथोड करा दिया, एनोड करा दिया, और आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने बेसिक भी बता दिया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है, गैल्वेनिक सेल क्या होती है, और इनके बेसिक इंट्रोडक्शन, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कैसे हम जाते हैं, कौन सी डिवाइस के थ्रू जाते हैं, ये चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब ये सारे जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं तीनों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल और कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ब्रॉड में पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर फॉरवर्ड करो बच्चों जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, सो कीप वॉचिंग माय वीडियोज, बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय बच्चों।